जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। साथियों, आज की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी थी कि सर साइंस का भी कंप्लीट एमपी पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस लेकर आइए। साथियों, हमारे विशाल सर ने जीके का और पवन सर ने रीजनिंग का और मैथ्स वाले सर दीपक सर ने, हिंदी वाले नीलेश सर ने, सबने अपने अपने सब्जेक्ट का एनालिसिस दे दिया। तो आज बारी है साइंस के इस शानदार एनालिसिस की। ये एनालिसिस एकदम सटीक है और बहुत मेहनत करके बनाया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक्यूरेसी की बात होगी। हो सकता है कि कोई बच्चे इस तरह की बातचीत कर सकते हैं कि सर आपने पूरा कंप्लीटली ऐसा नहीं बताया, ऐसा आया। तो साथियों, पूरे एक एक शिफ्ट वाइज में एक एक क्वेश्चन होते हैं, उनको एक एक क्वेश्चन के हिसाब से करना वो थोड़ा अलग हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। मैं भी इस बात को समझता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक प्रयास करके उसको एक अनुमानित रूप दे सकते हैं, मोटा मोटा रूप दे सकते हैं, जिससे आने वाली एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को हम सही दिशा दे सके और हमारी तैयारी सही दिशा में हम ले जा सके। आइए स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम तमाम तरह की बातचीत करेंगे, लेकिन जो वीडियो इस बच्चे को देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने ये पुराने जो भी हमारे टीचर्स ने वीडियो बनाए वो अगर नहीं देखे, जरूर देखिएगा। अब सर ने एमपीएसआई प्रीलिम्स के लिए 12 शिफ्टों का निचोड़ एनालिसिस दिया है। एमपी पुलिस रीजनिंग के लिए सर ने 79 शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस दिया है। वहीं पवन सर ने एमपीएसआई के लिए भी दिया है। एमपी पुलिस भर्ती में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तमाम तरह की चीजें आप लोग देखोगे। वहीं मैथ्स वाले टीचर दीपक पाटीदार सर ने, उन्होंने भी अपने मैथ्स का दिया है एएसआई के लिए, है ना। तो तमाम तरह के टीचर्स ने अपने अपने हिसाब से काम किया है और आज बारी मेरी, जो मैं आप लोगों को एमपी पुलिस 2026 के लिए साइंस का 79 शिफ्ट का एनालिसिस बताने जा रहा हूं। पूरा वीडियो इत्मीनान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा रहता है कि सबसे ज्यादा परेशानी कहीं आती है तो वो साइंस सब्जेक्ट को लेकर आती है। तो आइए पूरी विस्तृत तरीके से हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की जब एग्जाम हुई 2025 में, कुल 100 प्रश्न थे और आप देखोगे 79 शिफ्ट में आपकी टोटल एग्जाम हुई थी, जिसमें साइंस के क्वेश्चन अगर एवरेज मान के चले तो वो 14 से 16 क्वेश्चन के बीच में रहे। हालांकि इसको एक अंक में बांधना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि किसी शिफ्ट में 12 क्वेश्चन भी आए, किसी शिफ्ट में 18-19 क्वेश्चन तक भी गए। इसलिए एक एवरेज मानकर चलेंगे तो 14 से 16 प्रश्न होते हैं। 14 से 16 प्रश्न का मतलब होता है लगभग पूरे 100 क्वेश्चन में से 14 से 16% वेटेज साइंस सब्जेक्ट का होता है, जो कि बहुत महत्व रखता है। आपको पिछले वीडियो में रीजनिंग में या मैथ्स में और जीके वाले सर ने आपको बताया है कि लगभग लगभग मान के चलिए 65 से 70 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के हो जाते हैं। बाकी 30 से 35 प्रश्नों का जो खेल होता है वो जीके साइंस सब्जेक्ट के साथ होता है। और साइंस सब्जेक्ट का हम एक एवरेज लेकर चले तो ज्यादा उपयुक्त होगा 14 से 16 क्वेश्चन में बांटने का। अगर हम टोटल 79 शिफ्ट अगर माने और एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं तो आप समझ सकते हैं 7,900 प्रश्न यहां पर टोटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। उनमें से केवल साइंस की बात करें जो लगभग लगभग 1106 प्रश्न से अधिक संख्या होती है, यानी कि जो परसेंटेज बनता है 14 से 16% के आसपास बनता है। पूरे इतने क्वेश्चन में से 1106 प्रश्न से कम या ज्यादा एक दो क्वेश्चन कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। पर ये अनुमानित आंकड़ा, ये बिल्कुल सटीक आंकड़ा है। 1106 क्वेश्चन से ज्यादा आप लोगों के साइंस के क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। अब उन 1106 क्वेश्चन में से आप देखोगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं और इनका भी मैंने बहुत मेहनत करी। चाहे मेरा वीडियो लेट आया सबसे आखिरी में, क्योंकि साइंस में थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को, हर सब्जेक्ट का एनालिसिस, हर सब्जेक्ट का पैटर्न अलग होता है। तो साइंस का एनालिसिस एक अलग टाइप का था। तो इसके लिए आप देखोगे बायोलॉजी में आप देखोगे 4 प्रश्न आप देखोगे यहां पर एवरेज देखने को मिलेंगे और टोटल 1106 क्वेश्चन में से लगभग 315 क्वेश्चन प्लस जो है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ प्लस और माइनस का मतलब इसलिए लगाया कि 4 से 5 भी हो सकता है और 4 से 3 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज माने तो 4 क्वेश्चन के आसपास बायोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर शिफ्ट में किसी दिन आप देखोगे बायोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा भी हो गए, किसी में कम हो गए। आप अंत अंत तक जाओगे तो बायोलॉजी का नामो निशान ही खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे शिफ्ट में भी अलग अलग देखने को मिलता है,
तो कम और ज्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन लगाया कि आप एक कम या ज्यादा मान सकते हैं, लेकिन हाँ एवरेज आप बायोलॉजी 4 मान लीजिएगा। केमिस्ट्री की बात करें 5 प्रश्न, 5 एवरेज आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों जो है इस बार बायोलॉजी से ज्यादा महत्व दिया गया एमपी पुलिस 2025 में, तो +5 -5 भी हम कर सकते हैं। किसी शिफ्ट में आप देखोगे केमिस्ट्री के 7-8 क्वेश्चन तक भी गए और किसी शिफ्ट में 2 तक भी आए, इवन 3 तक भी आए, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। फिजिक्स में +5 मान के चलिएगा, जो कि आप देखोगे कहीं पर 8 क्वेश्चन भी हुए हैं, कहीं पर 4 क्वेश्चन के आसपास भी फिजिक्स हमारा सिमटा है। और आप देखोगे 315 से अधिक प्रश्न आप बायोलॉजी के और 395 से अधिक प्रश्न केमिस्ट्री के, और वहीं 395 से प्लस जो है फिजिक्स के आपको देखने को मिलेगी। यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स इस बार एमपी पुलिस में ज्यादा पूछा। यही बच्चों में आम धारणा भी थी, जब हम रिव्यू लेते थे बच्चों के, एनालिसिस करवाते थे एमपी पुलिस में, तो यही कहा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा आ रहा है। ठीक है भाई, तो आज हम देखेंगे एक एक चीज का मैं एनालिसिस करके आप लोगों के सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। हर चीज का, हर टॉपिक का डिटेल एनालिसिस किया हम लोगों ने। आप देखोगे किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और तमाम तरीके से हम क्या रणनीति रखें कि आगे अब 2026 में हम ऐसे क्या रणनीति रखें जिससे हमारी एग्जाम में साइंस हमारे लिए बहुत लाभकारी हो। साथियों, ये वीडियो इसी संदर्भ में बनाया गया क्योंकि साइंस को लेकर जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के मन में वो सब सॉल्व कर दिए जाएंगे। चलो आप देखो 79 क्वेश्चन है, 79 शिफ्ट है। 79 शिफ्ट को अगर मैं एक एक करके यहाँ डिजिटल बोर्ड पे आपको दूंगा भी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको चाहिए कि उन 79 शिफ्ट का निचोड़ क्या है, सार क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 79 शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपको करवा रहा हूं तो वही का वही सेम चीज जो है 2026 में आएंगी। हो सकता है वो चेंज कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिशा मिलेगी मुझे इसको समझने के लिए। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि जिस पर मैंने मेहनत करके ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस बनाया है, कौन कौन से टॉपिक आए हैं, किन से ज्यादा वेटेज रहा है, क्या चीज आप लोगों को पढ़ना पड़ेगी आगे जाकर, ये एनालिसिस इसी एग्जाम पर आधारित है। तो मैंने आपको बताना चाहता हूं कि हर शिफ्ट का डिटेल में एनालिसिस किया, और आप देखोगे सबसे पहले मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताता हूं। ये हमारी 79 शिफ्ट है, तो लगभग 70 से ज्यादा, मतलब मोस्टली सारी शिफ्ट का एनालिसिस किया है। और ये शिफ्ट 1 2 3 फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के हिसाब से टोटल एक शिफ्ट में साइंस के कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो यहाँ लिखा है, फिर उसमें से बायोलॉजी के कितना है ना, केमिस्ट्री के कितना है, फिजिक्स के कितना है, ऐसे सारी शिफ्टों का एनालिसिस किया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ शिफ्टों के आधार पर ये बताना चाहता हूं कि मैंने जो मेहनत करी वो क्या है आपके सामने। जैसे फर्स्ट शिफ्ट आप देखोगे 30 अक्टूबर की होती है, उसमें 14 क्वेश्चन पूरे यहाँ पर आए, और बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन रहे, केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन रहे और फिजिक्स के 4 क्वेश्चन रहे, तो टोटल 14 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर शिफ्ट सेकंड में जाते हो 1 नवंबर की, फर्स्ट शिफ्ट में आते हो 1 नवंबर की, उसमें 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 5 केमिस्ट्री के और 4 फिजिक्स के, 14 क्वेश्चन। इस तरह से शिफ्ट वाइज आप देखोगे तो कहीं आपको 12 भी क्वेश्चन साइंस के मिले हैं, कहीं आपको 16 क्वेश्चन भी मिले, और बीच बीच में तो 18-19 तक भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जीके और साइंस लगभग बराबर वेटेज पर चल रहे हैं। हालांकि 1-2 क्वेश्चन से जीके आगे है, लेकिन फिर भी बराबर कहीं ना कहीं वेटेज मानना पड़ेगा साइंस और जीके का, अगर पुराने पैटर्न पर एग्जाम रही या 2025 का एनालिसिस जो हमारे पास रहा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर, इसलिए अगर इस पेज के हिसाब से देखें तो 11 से 16, क्योंकि मिनिमम 11 भी गया और मैक्सिमम 16 गया, लेकिन हमने कंसीडर किया कि एवरेज लेके चलेंगे कि 14 क्वेश्चन तो भाई मान के चलिए आपके साइंस में आएंगे। अब वो किसी की किस्मत क्या है, किसी शिफ्ट में ज्यादा कम ज्यादा ये तो होता रहता है, ये स्वाभाविक सी बात है। हर शिफ्ट को एनालिसिस करके यहाँ पर बताना उस फिर शिफ्ट ही हो जाएगा, वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं होगा और हम बहुत भ्रम में पड़ जाएंगे। एक बड़ी चीज बायोलॉजी में देखें तो कंसिस्टेंसी आप देखो 5 5 4 4 5 6 2 7 2 3 2 3, इस तरह से आप किसकी शिफ्ट में क्या चीजें हो जाती हैं ये तो आप सब किस्मत का खेल है, लेकिन फिर भी एक एवरेज पता चलता है। तो 2 से 7 के बीच में तो हम मान सकते हैं कि भैया यहाँ पर 4 बीच वाला एवरेज ले सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे। केमिस्ट्री में चलो, केमिस्ट्री में तो कंसिस्टेंसी 5 5 ही चल रहा है, 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5, तो एवरेज हम मान के चले कि इसलिए मैंने आपको 5 दिया था। वहीं फिजिक्स में देखोगे 4 4 3 5 4 4 7 6 6 5 8 6, और लास्ट आते आते तो फिजिक्स की संख्या बढ़ा दी गई थी भाई। तो यहां पर आप देख सकते हो तो एवरेज हम मान सकते हैं 3 से 8 के बीच में, तो हम 5 का इसका भी मैंने माना है टोटल। इस तरह से आप देख सकते हो, ऐसे मैंने हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करके आपको ये बताने की कोशिश की है कि साइंस में किस सब्जेक्ट से क्या क्या चीजें आपकी बनती हुई नजर आएगी। अब यहां पर मैं आपको टॉपिक वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं साइंस में 3 चीजें,
केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, फिजिक्स है। अब हर टॉपिक का मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से पूछे गए और लगभग लगभग कितने क्वेश्चन यहाँ पर उस शिफ्ट में मिलेंगे। जैसे मैंने अभी एक एक सब्जेक्ट का हम एनालिसिस करते हैं साथियों। सबसे पहले आप बात करेंगे यहाँ पर बायोलॉजी की। बायोलॉजी सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बायोलॉजी टॉपिक वाइज यहाँ पर एनालिसिस है। टोटल 316 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ये लगभग इतने क्वेश्चन है, इवन ज्यादा ही होने वाला है 316 के प्लस पे। अब आप देखोगे कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पर 15 टॉपिक रखे साथियों, 15 टॉपिक, और आप अप्रोक्स क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगर 316 प्लस क्वेश्चन आए तो यहाँ पर हार्मोन और ग्रंथि से सबसे ज्यादा 42 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। यानी कि आप सोच सकते हैं कि हर एक शिफ्ट में कुछ कुछ शिफ्ट को छोड़ दे, लगभग लगभग शिफ्ट में, आधे शिफ्ट में मान के चले कि आधे से ज्यादा ही है, तो वो एक हार्मोन का क्वेश्चन आया। कहीं कहीं तो किसी शिफ्ट में ऐसा भी हुआ कि उसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है हार्मोन्स के पूछ लिए। अब हार्मोन किस चैप्टर में आता है? ग्रंथि में आता है। तो ग्रंथि और हार्मोन आप देख सकते हैं, और मैंने यूट्यूब पर अभी आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ पीवाईक्यू, तो उसमें हम पहले ही देख चुके हैं। एड्रिनल हार्मोन का हमने बात करी, ग्रंथि की बात करी है ना, पीयूष ग्रंथि की बात करी है, इंसुलिन की बात करी है। तो कहीं ना कहीं ग्रंथि और हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको मोस्ट पढ़कर जाना ही है ना, पढ़ना ही है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे। अगर परसेंटेज में देखें तो ये 316 में आप देखोगे लगभग 13.3%, यानी कि पूरी बायोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक आपका बन जाता है। दूसरा, तंत्रिका न्यूरॉन। न्यूरॉन के बहुत सारे क्वेश्चन आए। वही डेंड्रिट्स वाला आया कि इधर से न्यूरॉन इधर जा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, डेंड्रिट्स क्या होते हैं। और साथियों इसी के अंतर्गत या आप देखोगे तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही यहाँ पर मेरुदंड भी आता है, स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, लेकिन मैंने उसको स्पेशल रखा। या आप देखोगे कुछ टॉपिक ऐसा हो सकता है, कोई कहेगा कि सर आपने तो ये टॉपिक के अंतर्गत तो ये चीज आती है, आपने अलग क्यों करा? इसलिए अलग करा कि भाई साहब इस बार के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन उसी से आए। तो आप अगर तंत्रिका तंत्र भी पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल न्यूरॉन पर ज्यादा फोकस करो, और मेरु प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कि किसी चीज को हम गर्म है उसको हाथ लगाते हैं और तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो क्या कारण रहता है, तो उस पर बहुत क्वेश्चन बने। तो मेरुदंड के संदर्भ में वही मोटर न्यूरॉन होते हैं, वही खुद ही डिसीजन ले लेता है। इसलिए ये पढ़ना तो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत है, लेकिन मैंने आपको यहाँ एनालिसिस करके बताया है कि इस टॉपिक पर आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो न्यूरॉन पर 36 क्वेश्चन लगभग लगभग, जो 11.4% होता है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड पर 31 क्वेश्चन, भाई बहुत ज्यादा होता है। ये सबसे क्रीम टॉपिक आपके सामने। आंख, आंख जो बच्चे कोई नहीं पढ़ते हैं बायोलॉजी में कि आंख से क्वेश्चन क्या पूछेगा भला, पर क्वेश्चन पूछा सिलियरी मांसपेशियां क्या होती है, आंख सिकुड़ती तो क्या होता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना, रेटिना में क्या होता है, मतलब कचाप द्रव क्या होता है। फिजिक्स का तो रेटिना आंख पढ़ के जाना ही है, वहां पर लेंस दर्पण के हिसाब से, लेकिन यहां पर भी आंख के बारे में बहुत सारी बातें पूछी, दोषों के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। अभी हम पीवीक्यू लगा ही रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पर आंख से आपको मानना पड़ेगा लगभग लगभग 316 में से 28 से अधिक प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, जो लगभग लगभग आप देखोगे 8.9% के आसपास होता है। प्रजनन तंत्र बहुत क्वेश्चन पूछे साथियों। प्रजनन तंत्र में बेसिकली जो है स्पर्म का निर्माण होना, महिलाओं की ओवरी से क्वेश्चन, हार्मोन से क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कहीं कहीं क्वेश्चन आया कि मासिक धर्म को क्वेश्चन आया, कॉपर टी के क्वेश्चन आए, है ना, क्या होगा, ऐसा होगा, निषेचन कहाँ होता, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर आया। हाँ, मानव प्रजनन तंत्र ज्यादा क्वेश्चन है, यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ। प्रजनन तंत्र में यहाँ प्रॉपर में जो बात बता रहा हूँ वो मानव के संदर्भ में, ठीक है ना, लेकिन पौधों के भी प्रजनन तंत्र के क्वेश्चन आए, पर ज्यादा नहीं आए, 1-2 क्वेश्चन आए। प्लांट बायोलॉजी में आप देखोगे उसके अंदर देखने को मिलेगी, तो 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। दूसरा, उद विकास। उद विकास के क्वेश्चन आपको 24 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 24 क्वेश्चन के आसपास आपको यहाँ पर उद विकास में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उद विकास का मतलब होता है कि यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत, लेमार्क का सिद्धांत, और इसी में यहाँ पर आप में यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके साथ ही एक जोड़ देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट था टॉपिक, जो इस बार बायोलॉजी में बहुत स्पेशल नया जोड़ा गया, अभी तक नहीं पूछे थे इस क्वेश्चन, लेकिन यहाँ देखेंगे मानव उत्पत्ति, है ना, मानव विकास उत्पत्ति। मानव विकास उत्पत्ति यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि एक इंसान का जन्म इस धरती पर हुआ आदि मानव के रूप में, तो होमो इरेक्टस, होमो हेबिकस, है ना, आपको देखोगे होमो सेपियन, क्या उनकी प्रजातियां थी, कैसा उनका युग था, उनके बारे में इस बार ये बायोलॉजी में दिया। ये एक नया टॉपिक जोड़ा था बायोलॉजी में। हालांकि बायोलॉजी पढ़ते तब आता ही आता है, लेकिन अभी तक जो
पुरानी एमपी पुलिस की एग्जाम होती थी उसमें कहीं ना कहीं नहीं दिखा, ये आपको देखने को मिला। तो ये आपको 24 नंबर का देखने को मिलेगा। पौधे की आंतरिक संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 क्वेश्चन से अधिक मिले पौधे की आंतरिक संरचना में। खासकर मैं उत्तक की बात कर रहा हूँ, जाइलम फ्लोएम के बहुत क्वेश्चन आए, जाइलम के, फ्लोएम के, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इतने क्वेश्चन बने भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आए से। तो आप अगर पौधे की संरचना पढ़ते हो तो उसमें खासकर उत्तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये अभी इसका एनालिसिस है। मानव शरीर की संरचना का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है। अब आप बोलोगे सर ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर आपने लिख दिया, मानव शरीर के तंत्र तो आपने तो यहाँ ऊपर लिख दिया, तंत्रिका तंत्र आपने यहाँ लिख दिया, प्रजनन तंत्र। मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि अब सारे हर एक क्वेश्चन को मैं टॉपिक टॉपिक में लिखूंगा तो बढ़िया पूरे इसका मतलब तो पूरी बायोलॉजी आ जाएगी ना, फिर एनालिसिस करने का फायदा नहीं रहेगा। तो मैंने एवरेज बताया कि देखो मानव शरीर संरचना लिख दी है, जिसमें आप देखोगे उत्सर्जन तंत्र से भी कई क्वेश्चन पूछे, एक श्वसन नाजुक दर का भी मैंने क्वेश्चन करवाया, तो श्वसन तंत्र से भी क्वेश्चन पूछे। तो आप जितने भी तंत्र हैं उनको इक्का दुक्का क्वेश्चन मान ले तो फिर आपको पूरा मानव शरीर संरचना यहाँ पर बन जाता है। इसलिए जो खास थे इनके अंदर से निकाल कर वो मैंने आपको प्रजनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र आपके सामने रख दिया है। ठीक है साथियों, इसके अलावा आप देखोगे इसके 20 क्वेश्चन के आसपास बने। खाद्य श्रृंखला की बात करें साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण इन्वायरमेंट को आप लोग साइंस में ही कंसीडर करिएगा, है ना। खाद्य श्रृंखला फूड से बहुत क्वेश्चन बने, है ना। पिरामिड का आकार बना, खाद्य जाल बना, खाद्य जो है वेब बना, फूड चेन बनी आपकी, है ना। पिरामिड का आकार बना, ऊपर जाने पर ऊर्जा का मान कैसा होगा, लिंडमान के नियम, ऐसे क्वेश्चन आए। तो खाद्य श्रृंखला पर्यावरण का टॉपिक है, लगभग 18 क्वेश्चन यहाँ से बने। फिर पोषण, पोषण का इतना वेटेज नहीं है, जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे हैं इनकी संख्या आप देख रहे हैं ना कम होती जा रही है, लेकिन इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन मिले जो मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो पोषण से क्वेश्चन आए हैं, न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आए भैया कि आपके इसमें एक व्यक्ति इतने ग्राम ये खाता है, उतना ग्राम खाता है तो शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर मिले हैं पोषण को लेकर। आनुवांशिकता, यहाँ पर मेंडल के नियम आपको देखने को मिलेंगे, स्वतंत्र उपयोग के नियम, है ना। प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी वाले क्वेश्चन यहाँ के एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आपके यहाँ पर लगभग 15 क्वेश्चन है। रोग, रोग से इक्का दुक्का क्वेश्चन आया है, ज्यादा नहीं आया, पर ये मान के चलो कि इस टॉपिक में रोग से क्वेश्चन पूछे हैं हमारे, जो कौन कौन से हैं। ओजोन परत साथियों ये पर्यावरण का है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं पर्यावरण के क्वेश्चन, इसको मैं बायोलॉजी में कंसिडर कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन के आसपास ओजोन परत के क्वेश्चन बहुत आए, है ना, कि ओजोन को नष्ट कौन करता है, पराबैंगनी किरणों वाला, वो तमाम तरह के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। कोशिका से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले, कोशिका से बहुत कम क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन हाँ पहले की एग्जाम होते थे उसमें कोशिका भर भर के क्वेश्चन आते थे, पर इस बार 2025 की एमपी पुलिस की एग्जाम हुई उसमें आप बायोलॉजी में आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अन्य की बात करें तो 6 आप क्वेश्चन मान के चलो अन्य है, जो अदर वो भटका है। इस बार एमपी पुलिस की एग्जाम में ये बहुत अच्छी बात लगी कि उसने पूरी बायोलॉजी पूरी साइंस को कवर करने की कोशिश नहीं किया, उसने कुछ टॉपिकों पे कुछ खास महत्व दिया। देखो मैं फिजिक्स का जब बताऊंगा तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा फिजिक्स का, कि बस यही पढ़ना है, यही आया क्या, तो बिल्कुल यही आया। बार बार उन्होंने उसी पर फोकस किया। ऐसा नहीं कि पूरे बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक है हर एक टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन उठाने का प्रयास किया, नहीं किया भाई। टॉपिक पर ज्यादा, टॉपिक के अंदर भी और भी सब टॉपिक है उस पर ही ज्यादा फोकस कर दिया उन्होंने, जैसे कि यहाँ प्रतिवर्ती क्रिया का। ठीक है, तो लगभग लगभग आप देखोगे 316 प्रश्न अधिक थे, ये आपके 100% वेटेज हो जाता है इन टॉपिक के हिसाब से, आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, जहां पर बहुत अच्छे क्वेश्चन भी थे, बहुत रुलाया केमिस्ट्री ने बच्चों को। क्यों रुलाया, क्योंकि टॉपिकों पर, उन टॉपिकों पर ज्यादा पकड़ नहीं करी जो इजी थे, वही टॉपिक हम पढ़कर गए, इसलिए दिक्कत आई। और दूसरा पूछने का तरीका एप्टेक का अलग ही रहता है। तो चलिए आइए बात करते हैं। लगभग 395 से प्लस आपके पास टोटल क्वेश्चन रहे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे धातु और अधातु से, लगभग 52 क्वेश्चन के आसपास आप देख सकते हैं यहां से क्वेश्चन पूछे। ये जो टॉपिक ऊपर लिखे हैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे क्वेश्चन बनते गए और फिर नीचे नीचे आते जाओगे तो कम बनते जाएंगे। ठीक है ना। धातु अधातु, फलाना धातु फलाने से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, कौन सी गैस देगी, इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे धातु के, बता नहीं सकता। हर शिफ्ट में लगभग मान के चलिए मोस्टली, कुछ शिफ्ट छोड़ दें, 79 शिफ्ट है तो कुछ शिफ्ट छोड़ दे, वहां पर छोड़ दिया गया, पर ज्यादा वेटेज है, लगभग 52 क्वेश्चन है, बहुत होता है भैया। तो लगभग लगभग ये हम कह सकते हैं कवर करिए। अम्ल क्षार, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फलाना अम्ल इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अम्ल और क्षार के, क्षार इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, इसका पीएच मान फलाना, ये सब कुछ आप देखोगे बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के क्वेश्चन बहुत आए भैया, है ना, कि फला
ये धातु है, इससे क्रिया करेगी। रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आप बोलोगे सर धातु में पढ़ लिया, जो चीज धातु में पढ़ रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भी तो आएगी, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में कोई दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं, तो धातु ही क्रिया करवा रहे हैं हम लोग, तो धातु को रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, विस्थापन, डबल विस्थापन, है ना, संयोजन, कॉम्बिनेशन, ये तमाम तरह के रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना केमिस्ट्री में। आवर्त सारणी बहुत क्वेश्चन पूछे, आवर्त सारणी के क्वेश्चन पूछे, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, यहाँ पर ए बी सी 3 एलिमेंट है, एक की ये विशेषता, बी की ये विशेषता, सी की विशेषता है, बताओ इनमें से कौन सा ये सही नहीं स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन आए। मोजले की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या अंतर आता है, परमाणु त्रिज्या में क्या अंतर आता है, परमाणु का आकार कहाँ छोटा होता है, छोटा क्यों होता है, ये तमाम तरह के क्वेश्चन आप देखो आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे। पीएच मान, भाई भर के क्वेश्चन पूछे पीएच मान से। पीएच मान फटाफट दे दिया कि भैया टमाटर में कौन सा एसिड होता है, पालक में कौन सा एसिड होता है, किसी का मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है ये बताइए। फिर कुछ न्यूमेरिकल भी थे, पीएच वैल्यू बराबर माइनस लोग H प्लस आयन होता है, तो उसमें H प्लस की वैल्यू दी तो पीएच का मान कितना होगा, पीएच का मान दिया है तो H प्लस आयन की वैल्यू कितनी होगी। तो कुछ न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो तमाम तरह के पीएच यानी कि पीएच मान से लेकर 34 क्वेश्चन के आसपास आप देखने को मिलेंगे। कार्बनिक रसायन जो सबसे ज्यादा रुलाती है, कार्बनिक रसायन बहुत डेंजर थी भैया, है ना, बट कुछ क्वेश्चन बन गए। संतृप्त, असंतृप्त, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, कोई फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ जुड़ेगा। जैसे कि कल परसों आप लोगों को मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था, द्वि अणुक जो है बंधन की बात कर रहे थे हम लोग, उसमें स्टेरिक बाधा उत्पन्न होती है, त्रिविमीय बाधा क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन वो कार्बनिक रसायन से पूछे गए, फंक्शनल ग्रुप से। अम्ल क्षार सूचक बहुत क्वेश्चन पूछे गए भैया, एसिड और बेस के सूचक के, पत्ता गोभी से, हल्दी से, है ना, मिथाइल ऑरेंज से, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आए। संचारण, कोरिजन का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जंग के क्वेश्चन बहुत आए, है ना, चाहे वो एल्यूमिनियम को हो, लोहे को, या अन्य किसी का संचारण की बात हो रही है, वहां पर देखने को मिलेंगे। हाइड्रोकार्बन के बारे में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साबुन से क्वेश्चन बने, साबुन बनाने की जो विधि होती है उसके अंदर साबुन के जो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक जो भी तत्व है वो कैसे क्रिया करता है, उसकी विधि क्या होती है, तमाम तरह के प्रश्न है। परमाणु के स्ट्रक्चर आप देखोगे 17 क्वेश्चन के आसपास है। अब परमाणु के स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, यहाँ पर सारी चीज आ जाएगी। परमाणु के स्ट्रक्चर में आप देखोगे यहाँ पर हम एक हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, यहाँ पर मैं हाइब्रिडाइजेशन जोड़ देता हूं, है ना, स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन भी आप देखने को मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन को आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर विलियन की बात करते हैं, विलियन में सबसे ज्यादा जो है स्पेशली टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव पर क्वेश्चन आए थे भैया, है ना, विलियन में टिंडल प्रभाव पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो लगभग 16 क्वेश्चन, और कैथोड और एनोड के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले जो ना के बराबर थे। तो ये केमिस्ट्री पर वो लगभग इन टॉपिकों पर जाने का उसने सबसे ज्यादा प्रयास किया। तो आप क्रीम टॉपिक आप देख सकते हैं, धातु अधातु, अम्ल क्षार, रासायनिक अभिक्रिया, आवर्त सारणी, पीएच मान, कार्बनिक रसायन, मतलब ये 5 से 6 टॉपिक तो आपके लिए जान है ना। इवन मैं कहूंगा 8 तक आप चले जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में, इसी के इर्द गिर्द वो घूमता गया, और ये हमारा प्रॉपर एनालिसिस है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की। देखो भैया, फिजिक्स का एनालिसिस बिल्कुल अलग टाइप का। फिजिक्स के एनालिसिस में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल 395 से प्लस अधिक क्वेश्चन थे यहाँ पर। अब उनमें से आप देखिएगा सबसे ज्यादा भाई फिजिक्स में पकड़ा उसने टॉपिक प्रकाश, धूम मचा दी। लगभग शिफ्टों में आपको देखने को मिलेगा 150 से अधिक क्वेश्चन भाई, मतलब आप देखिए ना, 395 में से 150, लगभग 38% के आसपास ये जाने की कोशिश कर रहा है। और उसमें भी लेंस बार बार, U की वैल्यू, V की वैल्यू, ये फला वैल्यू बताओ, F की वैल्यू ये बताओ, दर्पण, उत्तल दर्पण की जगह वित्तल दर्पण, ये दर्पण वो दर्पण, और अपवर्तनांक, आवर्धन, इंद्रधनुष का बनना, प्रकीर्णन, प्रिज्म, एक प्रिज्म को ऐसा रखो, दूसरे प्रिज्म को उल्टा रखो, क्या बनेगा, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, आकाश का रंग कैसा दिखता है, लाल क्यों दिखता है, काला क्यों दिखता है, ऐसा नीला क्यों दिखता है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा हो, तमाम तरह के क्वेश्चन। प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा इंद्रधनुष, मतलब मैं जब एनालिसिस कर रहा था तो बच्चों को ऐसा हो गया था कि यार इंद्रधनुष तो आएगा ही आएगा, और आया भी सही, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये अच्छी बात थी। एनालिसिस का बहुत फायदा हुआ उस समय बच्चों को, जब 2-3 दिन का एनालिसिस करा हुआ है तो आने वाले जो शिफ्ट के बच्चे थे उनको मजा आ गए, क्वेश्चन के एज इट इज बनने लग गए ना, फिर कि इंद्रधनुष से आ रहा है तो पढ़ के गया, दर्पण से आ रहा है, लेंस से आ रहा है, तो जिनका नहीं भी पढ़ा था उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, कम से कम साइंस में तो वो कमाई कर ली उसने।
तो आप देखोगे। दूसरा, विद्युत चैप्टर को पकड़ लिया उसने, विद्युत से ही क्वेश्चन पूछे भैया, परिनालिका, यहाँ पर परिनालिका लिखूंगा, सेलेनॉइड का क्वेश्चन पूछा, प्रतिरोध का क्वेश्चन पूछा, इतने सारे क्वेश्चन पूछे, परिपथ का, विद्युत धारा का, ओम के नियम का, तमाम तरह के क्वेश्चन यहाँ पर विद्युत को लेकर। विद्युत चैप्टर पूरा आपको जड़ से खत्म करके जाना है भैया, एक भी चीज नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसने यहीं घेर के रखा लगभग 110 क्वेश्चन के आसपास। फिर चुंबक, क्योंकि अब विद्युत आएगा तो चुंबक की बात नहीं कर सकते, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। मतलब मैं जब करवा रहा था तो बच्चे, मैं भी थक गया था बार बार कि यार हर शिफ्ट में तो क्वेश्चन आ रहा, पर अब वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, उष्मा और ताप के कुछ क्वेश्चन और अन्य को लेकर 30 क्वेश्चन के आसपास, जिसमें मात्रक है, जिसमें आपके पदार्थ की जो है अवस्थाएं हैं, जिसमें पदार्थ के यांत्रिक गुण है, गति है ना, ये एक का दुक्का क्वेश्चन आए। तो आप देखिए कि इस पूरे फिजिक्स में मैं आपको 4 ही टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देने की बात कर रहा हूं, और ये 2 तो जानते भैया, प्रकाश और विद्युत। हाँ, ये एक एनालिसिस है, इसका मतलब कोई भी बच्चा ये मत समझ लेना कि एज इट इज 2026 में यही पैटर्न रहेगा। ये एनालिसिस है जो आपको हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई को नई दिशा में। ये हम बता रहे कि पिछले एग्जाम में ऐसा ऐसा हुआ था, तो आपको इन टॉपिकों को करके जाना ही है। वैसे तो पूरा ही साइंस पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, बट इन टॉपिकों को खास ध्यान रखेंगे हम लोग, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन यहां से पूछा है। ठीक है भैया, चलो, तो 395 आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, एक और बात है ना कि पहले जो एग्जाम होती थी वो कुछ दूसरी कंपनी लेती थी, अभी जो एप्टेक है, ठीक है ना, तो एप्टेक का नियम अब आपको समझ में आ गया, उसके क्वेश्चन समझ में आ गए, उसकी भाषा समझ में आ गई, चीजें वही सामान्य, लेकिन पूछने का तरीका भैया थोड़ा सा विशेष कर दिया जाता है, शब्दों के जाल में बच्चों को फंसाया जाता है, इसलिए बच्चों को डर लगता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये एनालिसिस एक आधार प्रदान कर रहा है, इसका मतलब कोई भी टीचर, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे रीजनिंग वाले पवन सर हैं, या दीपक सर है, या फिर विशाल सर ने, जिन जिन भी टीचर ने अपना एनालिसिस दिया है, वो कोई भी इस तरह का दावा नहीं करते हैं कि एज इट इज नेक्स्ट एग्जाम में होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ समझ पैदा होती है कि साइंस में क्या क्या एप्टेक का तरीका रहेगा। ठीक है ना, तो ये तो हुई बात एनालिसिस की, जो कंप्लीट मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज, शिफ्ट वाइज बताया कि किस शिफ्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, और तीनों सब्जेक्ट का बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक क्रीम है, और एक हायरार्की दे दी जिससे आपको पता चलेगा कि ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। अब बात आती है इसके बाद की, चलो सर ठीक है, आपका एनालिसिस हमें बहुत अच्छा समझ में आया और बहुत कुछ चीजें आई, लेकिन अब सर, अब तो हम नए 26 की एग्जाम देंगे, तो हमें बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आपके अंदर क्या क्या प्रश्न है, उन प्रश्नों को मैंने एक गेस किया कि मैं अगर स्टूडेंट होता तो मेरे मन में क्या क्या प्रश्न होते हैं। तो आइए उस पर बातचीत करते हैं, और 2026 की एग्जाम में साइंस को किस तरह से मजबूत करेंगे उस पर बातचीत करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक सही रणनीति लेकर आपके सामने साइंस की समस्या को लेकर आ रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न आता है बच्चों का कि कहां से पढ़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हर शिफ्ट में जब मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवाता हूं ना, तो मेरे पास बच्चे का एक ही जवाब आता है, सर बुक कौन सी अच्छी है। बच्चे पूछते हैं सर बुक कौन सी अच्छी है। देखो, बुक अच्छी है, कॉन्सेप्ट सबके एक जैसे ही होते हैं भैया, यहां ध्यान से सुनिएगा, या थोड़ा सा मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। क्या एक बात समझिएगा, बुक, अगर आप बुक पढ़ोगे तो पहले बेसिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, तो बुक आप ले सकते, कोई सी भी ले सकते। उदाहरण के रूप में बोलता हूं, आप जैसे कि अगर आप में क्षमता है तो आप NCERT पढ़ सकते हैं, आप उस किताब में भी है। दूसरा, आप लूसेंट ले सकते हो, लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। दूसरा, महेश कुमार वर्णवाल की जो किताब आती है, वर्णवाल की किताब आती है, आप NCERT साइंस की वो ले सकते हैं। मार्केट में और भी बहुत सारी किताब है, क्योंकि भाई न्यूटन की गति के अगर 3 नियम है तो 3 ही रहेंगे, चाहे वो लूसेंट समझाए, चाहे वो वर्णवाल दे, या चाहे NCERT की किताबें दे। जो कंटेंट है वो आपकी बुक में ही है। बात इसकी नहीं फंस रही है कि कंटेंट की कमी है, बात इस बात की है कि एप्टेक में जो घुमा फिरा के जो क्वेश्चन देता है उसके बारे में। आज ये वीडियो इतना शानदार होने वाला है कि उन सभी बच्चों के क्वेश्चन का जवाब यहां पर मिलने वाला जो बार बार अक्सर पूछते हैं। आई होप कि इस वीडियो के देखने के बाद आपके वो तमाम क्वेश्चन बंद हो जाएंगे और आप सिर्फ अपने फोकस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो पहली बात तो बता दी, NCERT, लूसेंट, वर्णमाल, NCERT किताब कोई सी भी खरीद सकते हो। दूसरा, आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर किताबें खरीदने से सब कुछ हो जाता तो फिर हो ही जाता काम। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पढ़ता ही, कोई भी व्यक्ति कोचिंग नहीं जाता, क्योंकि किताब से ही पढ़ लेता ना। बात आती है उनको समझने की, बात समझ में आई, तो आप कोर्स खरीद लें, है ना। कोई भी टीचर है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, या हम कहेंगे कि हमारी कोचिंग से
पढ़ें, या हो सकता है अगर आपने ऑलरेडी किसी कोचिंग का कोर्स रख लिया ले लिया और वहां से परचेज करने आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोर्स परचेज कर सकते हो, कोई सा भी आप लोग देखोगे तो वहां से भी आप अपना पढ़ाई का काम जारी कर सकते हो, तो वहां से आप पढ़ सकते हो, है ना। तो ये पढ़ना कहाँ से, तो कोई कोर्स से आप पढ़ सकते हो, ये भी मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। तो कहाँ से पढ़ना है ये क्लियर हो गया कि आपको पहले तो अपना कंटेंट देखना है, ठीक है ना। तो ये बार बार कोई प्रश्न नहीं पूछेगा कि सर कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सी बुक का नाम बता दो, जादू मंत्र करवा दो, ऐसा नहीं है, सामान्य सी चीजें, सबको एक जैसा है। चलो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सर कैसे पढ़ें। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैसे पढ़े भाई, पढ़ने का तरीका क्या हो, ठीक है ना। तो कैसे पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी जस्ट बताया, कहां से पढ़े, बुक से पढ़ना या कोर्स परचेज कर लो वहां से पढ़ना, कैसे पढ़ना, पढ़ने का तरीका क्या हो। देखो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपको पढ़ना क्या है, उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं कि मैंने एक चैप्टर ले लिया, प्रकाश चैप्टर ले लिया, ठीक है ना। अब प्रकाश चैप्टर का आप पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ लो, ठीक है ना। कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के बाद उसके आपको क्या करना है, एमसीक्यू लगाना, क्या करना है, एमसीक्यू लगाना। और मैं आप सबको कहूंगा कि एमसीक्यू आपको हार्ड लेवल के लगाना है, इसके लेवल के, हार्ड लेवल के। यही बच्चा काम नहीं करता है, बस चिंताएं करता है, काम नहीं करता है। आपको यहां पर साइंस में जो भी एमसीक्यू लगाना हार्ड लेवल, क्यों हार्ड लेवल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हार्ड लेवल के एमसीक्यू लगाओगे आप लोग तो आप देखोगे कि आप इजीली बना पाओगे और आपका एक डेवलप होगा। ये जरूर है कि कोई घबराएगा कि यार मेरे को तो ये आता नहीं, तो उसको जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती, थ्योरी अच्छी डिटेल में पढ़ना आपको कंप्लीटली, जैसे आप एनालिसिस करवा दिया ना कि प्रकाश से आ रहा है तो प्रकाश को छान मारो, दुनिया में कहीं कहीं पे भी प्रकाश से संबंधित जो भी है पूरा कंप्लीट डिटेल के रूप में आपको देखने को मिलेगा, वो कंप्लीट करके आओ, पूरा कंप्लीट पढ़ लो और फिर एमसीक्यू लगाओ हार्ड लेवल के। तो आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। तो कैसे पढ़े, प्रकाश टॉपिक को कंप्लीट करो, उसके आप एमसीक्यू लगाओ, कम से कम मैं कहता हूं आपको हर टॉपिक के कम से कम 200 अधिक क्वेश्चन लगाओ। अब आप बोलोगे सर ये कहां से मिलेंगे, आपको खोजना पड़ेगा, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आप लोग जो है चैट जीपीटी से निकलवा सकते हो, आप किसी ने यूट्यूब पर वीडियो बनाए तो 200 से अधिक वहां ले सकते हो, मार्केट में आपके पास जहां रहते हो वहां पर कोई किताब अवेलेबल हो जिसमें सिर्फ फिजिक्स के एमसीक्यू छानोगे, ढूंढोगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हैं, इससे आपका ये टॉपिक स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है कैसे पढ़े, तो प्रकाश एक टॉपिक लिया, एमसीक्यू लगाया हार्ड लेवल के, उसके बाद आप लगभग एक तैयारी करो तो ऐसे बेस बनता जाएगा, है ना। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। बाकी हम लोग पढ़ा ही रहे, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवाएंगे सर, उसकी भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे पढ़ने का तरीका ये भी मैंने आपको बता दिया, थ्योरी उसके बाद एमसीक्यू, देन उसके बाद प्रैक्टिस करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये तरीका है, कंटाल आता जोर आता पर अप्लाई करके देख लो। आगे बढ़ते हैं, सही रहे। तीसरा, कितना पढ़े। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कितना पढ़े, कितना पढ़े। तो ये मैं इसमें दो क्षेत्र में इसको बांटूंगा, एक नए बच्चे के लिए, नया बच्चा है उसके लिए, नए बच्चे का लिए, और एक है जो पुराना बच्चा है उसके लिए, पुराना बच्चा है, पुराना स्टूडेंट है ना, पुराना बच्चा है उसके लिए। ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट का मतलब क्या, जो बेचारा अभी नया नया ताजा ताजा आया है 12th पास करके, वो एग्जाम दे रहा है, ठीक है ना, उसके लिए कहेंगे। तो उसके लिए हम भाई यही कहेंगे कि आपको पहले कंप्लीटली अपना बेस बनाना पड़ेगा। बेस के लिए पूरी आपको साइंस पढ़ना पड़ेगी, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर अभी तो हमको इस एग्जाम में देना, देखो भैया मैं कोई भगवान नहीं हूं और कोई भी टीचर्स का दावा नहीं करता है कि पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, भगवान महाकाल से प्रार्थना कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। लेकिन जब तक आप पूरी साइंस नहीं पढ़ोगे, ये समस्या बता रहा हूं, हर सब्जेक्ट का अपना अपना अलग होता है। मैथ्स रीजनिंग आप हम शानदार, हमारे पास टीचर है उनके माध्यम से पढ़ सकोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, और हम भी प्रयास कर ही रहे। लेकिन जब तक आपका साइंस नहीं, क्योंकि साइंस पूरा समझने के आधार पर है, ना तो कोई चीजों को याद रखना है, ना मैथ्स की तरह फॉर्मूला सीख के अगले वाले क्वेश्चन को करना है, तार्किकता नहीं है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए पूरी साइंस जरूरी है, क्योंकि साइंस में कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो जो नया बच्चा होगा जिसको, उसको तो पूरी साइंस पढ़नी ही पड़ेगी। तो कितना पढ़े, तो पूरी साइंस पढ़ेंगे तब तक होगा। और ये एनालिसिस है, हो सकता है अगली एग्जाम में आपको जिन टॉपिकों का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ वो ना पूछे, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई भगवान थोड़ी है, ये तो एनालिसिस है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी साइंस आपको पढ़नी ही पड़ेगी, पूरी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पूरा कंप्लीट बेस बनाना पड़ेगा, तब जाके आप मैदान में उतरोगे तो स्कोर कर पाओगे, नहीं तो रोज माथा दुखेगा आपका। हाँ, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने साइंस पढ़ रखा है उनको कुछ नहीं करना है, उनको शानदार तरीका, जब मैं आपको रोज PYQ लगवाऊंगा
तो उसमें से वो टॉपिक देखना जिसमें आपके क्वेश्चन गलत हुए। यार मेरा जो है यहाँ पर है हाइड्रो, आज सर ने क्वेश्चन करवाया है कार्बन वाला, यानी कि कार्बन वाला क्वेश्चन करवाया, यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, तो आपको एक डायरी में नोट डाउन करना है कि भैया चलो ये टॉपिक लिख लो और इसको आप डिटेल में पढ़ो। पूरी केमिस्ट्री में उलझना मत, पूरी केमिस्ट्री में मत उलझना। अगर आपको लेंस में दिक्कत आ रही है तो लेंस की सारी चीज डिटेल में पढ़ लो और उसको कंप्लीट करो। तो ऐसे बूंद बूंद से आप घड़ा भराते जाओ। यकीन मानो ये जो ओल्ड स्टूडेंट है जो नंबर से रहे कि सर मैं इस नंबर से रहा, सर मैं साइंस की वजह से रहा, मैं फलाना की वजह से रहा, ये जीतने का आज अवसर आया है, आपको बताया जा रहा है, आपको काम करना है भैया। तो आप कितना पढ़े, नए बच्चे को पूरा पढ़ना है, पुराने बच्चे को उन चीजों पर ध्यान देना है जहां उसकी कमी है, जो कमजोर है टॉपिक उनको आपको मजबूत करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कितना पढ़े। चौथे क्वेश्चन का जवाब है क्या सर सिर्फ पीवाई क्यू करें। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि अब तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या सर सिर्फ पीवाई क्यू अच्छा रहेगा। पीवाई क्यू करें बिल्कुल, लेकिन पीवाई क्यू कौन से करें साथियों, एप्टेक वाले करें, है ना। कौन से करें आप, एप्टेक पैटर्न वाले करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हाल ही में लेटेस्ट यही चल रहा है। गवर्नमेंट कोई कंपनी बदल देगी वो अलग है, लेकिन तुम भिड़े हो 2018-19 के एमसीक्यू लगाने, तो मतलब नहीं है, क्योंकि 2018-19 में अलग कंपनी लेती थी और उसके क्वेश्चन की प्रकृति अलग है, लेवल अलग है, वो कैसा होता था। आज एप्टेक का पैटर्न अलग हो गया, तो आपको 100% पीवाईक्यू लगाना है। ये तो रामबाण चीज है, मैं क्या कह रहा हूँ, रामबाण चीज है। अगर आपका माथा दुखे और कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में, तो आपको पीवाईक्यू लगाना, चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो। पुराने बच्चे के लिए तो जी जान हो जाएगी, एक भी पीवाईक्यू नहीं छूटना चाहिए, लेकिन नए बच्चे के लिए थ्योरी के साथ पीवाईक्यू करके चलना पड़ेगा। ये सबके लिए अनिवार्य है, मतलब ये कह रहा हूं मैं, मस्ट है। मस्ट मतलब करना ही करना है, मस्ट अनिवार्य है आपके सामने सभी बच्चों के लिए, तो अनिवार्य। अब पीवाईक्यू भी अनिवार्य। कौन से लगाना है मैंने बता दिया, जो हाल ही में एग्जाम हुई, जैसे कि आप देखोगे आबकारी की एग्जाम हुई अभी 2025 में, वो आप लगाओ, आबकारी 2025 की एग्जाम हुई, है ना। आप देखोगे एएसआई हेड कांस्टेबल हुई, हेड कांस्टेबल हुई, उसके आप लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। फिर उसके बाद एमपीएसआई आप प्रीलिम्स का लगा सकते हो, प्रीलिम्स में साइंस आया था। उसके बाद एमपी पुलिस तो पूरी पूरी है ही से, जिसकी एग्जाम की तैयारी जो मैं आपको करवा रहा हूँ, एमपी पुलिस, है ना, 2025। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है, चाहे आपके पास इतने पीवाईक्यू करवाने के बाद वर्ग 3 में, वर्ग 2 में भी प्रवेश कर सकते हो, वहां साइंस का आप क्वेश्चन उठा सकते हो। तो ये एप्टेक पैटर्न वाले, इनके पीवाईक्यू तो मस्ट लगाना है, एक भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ये पीवाईक्यू सबके लिए जरूरी है। तो अब ये कोई नहीं पूछेगा कि सर पीवाईक्यू करवाए कि नहीं करवाए, क्योंकि पीवाईक्यू में एप्टेक की भाषा समझ में आएगी कि वो किस भाषा से क्वेश्चन पूछता है, कौन से लेवल से पूछ रहा है, आप किस तरह की तैयारी करके आ रहे हो और ये किस तरह से पूछ रहा है चीजें वही वही कॉर्टेक्स, वही एड्रेनलिन की फ्लाइट और फ्लाइट की बात कर रहा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग हो गया कि एक उम्र में 15 साल का बच्चा है, ये हार्मोन है और ये हार्मोन की कमी हो गई, तो बताओ उसमें क्या प्रभावित होगा, ऐसे पूछ लिया। तो यहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये सबसे रामबाण चीज हो गई। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी पढ़े क्या नहीं पढ़े। सर एनसीईआरटी आपके पास समय कितना, उसके आधार पर देखेंगे। कोई बच्चा अगर अपना भविष्य अभी एमपी पुलिस में बताने की सोच रहा है और किसी कारणवश उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो कहता है कि सर मैं तो अभी तो 16 साल का हूँ। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे एप्लीकेशन पे कोर्स खरीदे, वो जो छोटी उम्र के, बोलता है कि मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरे को तो अगली वाली एग्जाम देना, मैं तो योग्य नहीं हूँ। तो भाई वो एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करे, काम की चीजें। एनसीईआरटी पढ़ोगे, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी किताबें होती हैं उसमें नहीं होती है, तो उसमें दूसरा एनसीईआरटी में उनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का बहुत बेस्ट तरीका होता है, डायग्राम के माध्यम से, चीजों के माध्यम से 100% पढ़ना चाहिए। लेकिन नया बच्चा नहीं पढ़े, मतलब जो पुराना बच्चा है, मतलब जैसे कि जिनके पास समय का अभाव है, समय की कमी है, कि सर मेरे पास तो अभी पहले पढ़ रखा था, अब वो सोचे कि मैं एनसीईआरटी निकालूं, तो भाई साहब बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो उनको एनसीईआरटी नेगलेक्ट करना, उनको पीवाईक्यू पर काम करना, जैसे मैंने अभी बताया कि जो टॉपिक कमजोर है उसको कंप्लीट करते जाओ। हाँ, वो टॉपिक के लिए आप एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हो कि हाँ मैं इस एनसीईआरटी में देख लो, इस टॉपिक को अच्छे से समझाया, तो वहां से आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं पढ़े, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। छठी बात, मानसिकता, माइंडसेट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, माइंडसेट। यहां पर मैक्सिमम बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि सर साइंस मेरा कमजोर है। एक क्या बोलता है, साइंस मेरा कमजोर है, वो क्या बोलता है, कमजोर है ना, एक ये बोलता है। मेरी बात सुनिए, आपने अपने माइंड में रोज ये आप काम करते हो, बोलते ना कि जब किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात मिलाने की कोशिश करती है, आप, ये बात सच है और ये आपके साथ हो रहा है।
पूरी कायनात मिल गई आपको ये चीज करवाने के लिए कि आपका साइंस कमजोर है। आप दिन में 10 बार जब साइंस का क्वेश्चन आता है, मेरी साइंस कमजोर है, जब मैं यूट्यूब पर आऊं, सर मेरी साइंस कमजोर है, सर साइंस में डर लग रहा है, आप बार बार अपने माइंड को ये सिग्नल देते जा रहे हो कि मेरा साइंस कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है। आप बार बार रिपीट करोगे तो माइंड एक पैटर्न बना लेगा कि मेरा कमजोर है, आप मान लोगे, ये यकीन मानो। आज से आप ये शब्द कहना बंद कर दो। आपको कहना है सिर्फ कि आज से मैं अपनी साइंस को मजबूत करूंगा, मेरा साइंस मजबूत हो रहा। पॉजिटिव साइन दो आप, मजबूत है, मेरा साइंस मजबूत है, साइंस को मजबूत करना है। आप ये सोचो, क्या सोचोगे कि साइंस को मजबूत करना है, बस। अब आप बोलोगे सर क्या बोलने से साइंस मजबूत हो जाता है? भाई करके तो देखो। हमारे यहां पर कहते हैं लोग कि आम खाओ गुठलियां मत गिनो। ये आम खाने की बात हो रही, फॉलो करो। टीचर बोल रहा है तो उसके पीछे रीजन तो होगा ना। तो आप अपने आप को कहो कि साइंस मेरा मजबूत हो रहा है, साइंस को मैं मजबूत कर रहा हूं। अब ये मत सोचो कि साइंस मेरा कमजोर है। आपको कि भाई आज सर ने पीवाई क्यों करा, कम से कम 5 क्वेश्चन तो हमको पढ़ा है, 5 क्वेश्चन में सर ने पूरा 5 कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। तो साइंस मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहां कमजोर है, कहां कमजोर है बताओ? तो मजबूत है। तो एक अपना पॉजिटिव माइंड सेट रखो। सबसे ज्यादा जरूरी है सकारात्मकता। साइंस कहता है कि लगभग हमारे पास दिन भर में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, उसमें से आप मान के चलिए 50% से ज्यादा नेगेटिव विचार होते हैं। बात समझना, पॉजिटिव विचारों की श्रृंखला कम होती है, इसलिए व्यक्ति नेगेटिव बहुत जल्दी रहता है और दिन भर नेगेटिव रहता है। लेकिन उन पॉजिटिव पर काम करना है, इन पर ध्यान नहीं देना अपने को, सिर्फ तोते की आंख दिखना चाहिए। तो पॉजिटिव माइंडसेट कभी ये नहीं सोचना। एक सबसे बड़ी समस्या, सर मैं तो आर्ट्स का हूं, सर मैं कॉमर्स का हूं। अरे भाई कोई भी जो साइंस का होता है तो क्या वो अपने पेट में सीख के आता है क्या, कि ठप्पा लगा के आया कि ये साइंस का आदमी है? नहीं ना। सब 11th 12th तुम्हारे साथ ही तो पढ़ते हैं, उसके बाद डिसीजन होता है, 10वीं के बाद डिसीजन होता है कि ये आर्ट्स ले रहा है कि कॉमर्स ले रहा है। उसके पहले तो साइंस सबके साथ एक ही था ना, सामान्य विज्ञान ही तो पूछा जा रहा है। तो आप अपने माइंड सेट को क्लियर करें, ये भूल जाए कि कोई आर्ट्स है कि कोई कॉमर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। पॉजिटिव रहे, काम करें, ठीक है ना। तो ये 6 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सातवीं चीज ये कि मेरे इस वीडियो के बनाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसे बच्चे मिलेंगे और वो ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर इतना समझने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कहेंगे। इतना ये वीडियो बनाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी यही बच्चे बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करूं, साइंस कैसे मजबूत करूं? तो मैं आपको एक ही बात कहता हूं साथियों, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम जो बताएं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो करो, वो करो। क्या करो? हम क्या बोल रहे हैं आपको? हम ये बोल रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मत करना है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस बुक से पढूं, पीवाईक्यू कहां से करूं, कुछ भी नहीं, तो आप हम पर भरोसा कर ही रहो ना। तो आपको सिंपल सा एक कोर्स परचेस करना है। कोर्स इसलिए परचेस करना है क्योंकि पढ़ना तो कहीं से पड़ेगा ना। भले मेरा कोर्स मत परचेस करो, हमारा कोर्स मत परचेस करो, किसी दूसरे से कर लो, कोई सी दूसरी किताब से, पढ़ना तो पड़ेगा ना, आधार तो रहेगा। कोर्स परचेस कर लो, कोर्स से पढ़ो, तो वहां से आपकी आपकी जो थ्योरी है वो थ्योरी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। और आपको पीवाईक्यू कौन करवा रहा है? पीवाईक्यू करवा रहा हूँ 3 बजे साइंस के, आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। माथा मत दुखाओ, जिंदगी एक बार मिलती है, अच्छे से जिएंगे, है ना। बाकी सब्जेक्ट पर एनर्जी लगा रहे, इसमें नहीं समझ में पड़ रही, आप ये करो। अब ये बोलता है कि सर समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता है? समझ में ये नहीं आता है कि जैसे कि कमल का फूल बोलता हूं तो आपकी आंख बंद करते हो, कमल की एक इमेजिनेशन बन जाती है। ऐसे में जब हाइड्रोकार्बन बोलता हूं कि ये संतृप्त है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये एल्केन है, इसका फॉर्मूला है, तो आपकी इमेज नहीं बनती, इसलिए वहां से तुरंत दिमाग भागने की कोशिश करता है, बोरिंग सा लगता है। चक्कर क्या है कि सब्जेक्ट की प्रवृत्ति ऐसी है, अगर मैं सब चीज यहां दूं, अब 2 महीने के अंतर्गत अगर मान लो अगले में नोटिफिकेशन आ जाए और उसके बाद 20 दिन बाद एग्जाम हो जाए, तो बताओ, मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं आपको हर एक चीज डायग्राम से बताऊं, कि खोल खोल के बताऊं, देखो कार्बन कार्बन से ये संतृप्त होता है, क्यों होता है, क्या होता है, पूरी पीएचडी करवाऊं। पर समय नहीं है ना, समय 2 साल बाद एग्जाम नहीं हो रही, 2 महीने के अंदर एग्जाम हो रही है, उसमें पूरा साइंस करवाना है, इसलिए इमेजिनेशन नहीं बन पाती है। तो आप कुछ मत करो। आपको ये पता है ना कि कार्बन को हम सी से लिखते हैं, तो बस मान लो कि सी से लिखते हैं। अब कोई कहे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, तो मुझे उसको देखना है। तो अब क्या हल्दी घाटी के घोड़ा गाड़ी लाए, युद्ध लाए, सब लाएं क्या, इमेजिनेशन बनवाएं क्या आपको?
भाई मान लो कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1500, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, तो मान लिया 76 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो मान लिया। ऐसे आप मान लो कि कार्बन को सी बोलते हैं, कार्बन में ये कार्बन होता है, इसको सी से लिखते हैं, और ये इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसको एल्केन बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड ही क्यों कहा गया, डबल क्यों नहीं कहा गया, ये हमें क्यों नहीं दिखता? नहीं 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 नहीं, आम खाओ गुटली मत गिनो, आपको सिर्फ जैसा दिया गया मान लो, क्या ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो बार बार पूछते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो हम जो बोल रहे हैं वो करो, आप कोर्स परचेस कर लो, थ्योरी पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ, अपने आप चीजें कंप्लीट होती जाएगी। और मानसिकता मजबूत रखना, नेगेटिविटी मत लाने देना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज से कहो कि मेरा साइंस मजबूत होता जा रहा है और आज मैंने इतना पढ़ लिया, आज का नोट हिसाब होना चाहिए कि आज मैंने इतने पीवाईक्यू लगाए, आज मैंने साइंस में ये टॉपिक क्लियर करा, वो तो मजबूत हुआ ना, पहले नहीं आता था आज तो मजबूत हुआ ना, ये चीज हो गई। ठीक है साथियों, तो आई होप कि आज का ये साइंस का एनालिसिस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। फिर भी मेरी इन बातों से किसी को ऐसा लग सकता है कि सर आपने ऐसा बताया वैसा बताया, तो भाई आप स्वतंत्र हैं, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मेरी अगर कोई अच्छी बातें लग रही हो तो जरूर स्वीकार कर ले, और बुरी बात लग रही हो वो हटा दे। और जिन बच्चों के लिए आपको, जिनको समस्या आ रही है, जिन पर मुझे विश्वास, जिनको मेरे ऊपर विश्वास है, एक बार इसको काम करके देखिएगा, सारी चीजें खत्म होती जाएगी। ये अनुभव मेरा आपका मैं दे शेयर कर रहा हूँ, है ना, इससे ज्यादा मैं आप कुछ नहीं बोल सकता। चलिए, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कोर्स परचेस करना है, आप देखोगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच हमने लॉन्च करी है 799 में, जहां पर आप साइंस का मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक के एनालिसिस के आधार पर ही पढ़ा रहा हूँ कि इसी के आधार पर चीजों को हम चलते हुए पढ़ेंगे तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और यूट्यूब पर फ्री में आप सबको पीवाईक्यू हम दे ही रहे हैं, डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो आपकी साइंस की ये समस्या खत्म हो जाएगी। जरूर कोर्स परचेस कर सकते हो। इसके अलावा आगे आपके मित्र, दोस्त, यार, या अगर आपके छोटे भाई बहन है जो आने वाले समय में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के कोर्स अवेलेबल है, इनको आप जरूर परचेस कर सकते हो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, जिनमें आपको कोई दिक्कत होती है तो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा धन्यवाद आप सब लोगों का कि ये एनालिसिस आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, आपकी 2026 के एग्जाम में बहुत सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद। बाबा महाकाल से प्रार्थना करूंगा सब बच्चों का पेपर अच्छा जाए और साइंस में सारे बच्चे अच्छे से स्कोर करके आए। जय हिंद।